हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब छठे चरण का मतदान होना है 3 तारीख को, और इस 3 तारीख को होने वाले मतदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 5 जो मंत्री हैं उनकी किस्मत का फैसला होना। छठा चरण बेहद अहम है। पूर्वांचल की बात करें तो 10 जिलों की 57 सीटों पर यह मतदान होना है, जिसमें से 40 सीटें जो है बीजेपी जीत चुकी है। और कौन से वो मंत्री हैं जिनकी किस्मत जो है इस बार दांव पर लगी है छठे चरण में, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सूर्य प्रताप शाही हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी किस्मत का फैसला होना है। जयप्रकाश निषाद है रुद्रपुर से राज्य मंत्री, ये भी छठे चरण में चुनावी मैदान में है। जय प्रताप सिंह बांसी से आते हैं, कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह। इसके अलावा डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी है, राज्य मंत्री है, वो भी यूपी सरकार में इटावा से आते हैं और उनकी किस्मत का भी फैसला इस बार होना है। श्री राम चौहान खजनी से आते हैं, राज्य मंत्री हैं, उनकी किस्मत का फैसला भी इसी छठे चरण में होगा। और पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल जहां की बात अगर हम यहां पर करते हैं तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने सबको पछाड़ते हुए जो है इन सब का सफाया कर दिया। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, तीनों को स्क्रीन पर लाया जाए प्लीज। हमारे साथ हैं अविनाश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्येंद्र जी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से मेहमान हैं राघवेंद्र जी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। सबसे पहले अविनाश जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से देखते हैं छठे चरण के इस चुनाव को? पूर्वांचल की बात करते हैं, पहले गढ़ हुआ करता था समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, लेकिन सफाया कर दिया 2017 में बीजेपी ने। लेकिन कड़ी टक्कर है, पहली बार योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, साथ में 5 मंत्री हैं। कितना अहम है ये चरण? ये चरण दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम है, यहाँ तक कि बसपा के लिए भी बहुत अहम है, और एआईएम जो अभी नई पार्टी वहां पे इलेक्शन लड़ रही है उनके लिए भी बहुत अहम है जी। तो 2014 में जब मोदी जी को वहां से मैंडेट मिला, 2017 में और 2019 में भाजपा ने ये करके दिखाया है कि जब बहुत मजबूत गठबंधन भी रहा है तब भी भाजपा ने इलेक्शन जीत के दिखाया है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, और लाभार्थी का वर्ग भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है वो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये कहना बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं होगी कि भाजपा का ये गढ़ भी है, भाजपा के लिए चैलेंज भी है, और भाजपा यहां से निकल के भी आई। जी सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी क्या वापसी करेगी इस क्षेत्र में? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से वापसी करेगी, और वापसी इस तरह से करेगी कि भाई जो 2017 में जनमत के साथ जो लूट हो गई थी, लोगों को बहलाया गया था, फुसलाया गया था, और अब समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की काट की हंडी जो चढ़ गई थी, और वो हंडी अब दोबारा नहीं चढ़ पाएगी, वो जल चुकी है हंडी। उत्तर प्रदेश के साथ 5 साल से जो फ्रॉड हो रहा है जी, हर क्षेत्र में फ्रॉड हो रहा है, आप कोई भी योजना देख लीजिए, हर जगह फ्रॉड हो रहा है। ये चंदा चोरी हो रही है, वहां फ्रॉड हो रहा है। दवाइयों में देखिए कुछ नहीं हो रहा है, फर्जी 65 मेडिकल कॉलेज गिनवा रहे हैं, वहां भी फ्रॉड हो रहा है जी। आप राशन में देखिए, उत्तर प्रदेश का राशन जो है मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा है, वहां भी फ्रॉड हो रहा है। रोजगार के इनके आंकड़े देख लीजिए, कोई रोजगार नहीं दे रहे, लेकिन टीबीसी पे विज्ञापन कर रहे हैं। तो ये हर जगह उत्तर प्रदेश के साथ 5 साल से फ्रॉड हो रहा था। अब माननीय अखिलेश यादव जी प्रगति और विकास और खुशहाली की शुरुआत करने जा रहे हैं 10 तारीख के बाद। जी जी जी, चलिए आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जवाब ले लेते हैं जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं। राघवेंद्र जी आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले फ्रॉड से ही हम शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी ने 2017 के अपने घोषणा पत्र, सारी क्षमा करिएगा, 2012 के घोषणा पत्र में कहा था अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा और किसानों को किसान पेंशन दूंगा जिन किसानों की उम्र 65 साल से ऊपर की है जी। आपको याद होगा कितनी धूम के पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने इनको वोट दिया था। फिर बेरोजगारी भत्ते की क्या गति हुई? इन्होंने कहा था मैं 2000 रुपए मासिक उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा जी। दिया कितना? मात्र 1 रुपए मासिक, और वो भी मात्र 8 लाख नौजवानों को, और वो भी 2 साल बाद 2 रुपया भी बंद कर दिया इन्होंने जी।
भाई उसके बाद इन्होंने दो चीजें थी जिसमें इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने, दूसरा इन्होंने किसान पेंशन कहा था, उत्तर प्रदेश के किसानों को पेंशन दूंगा जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर। कितने किसानों को पेंशन मिली भाई? अब मैं एक और घोटाला इनका बताना चाहता हूं। जब ये सरकार में थे इन्होंने एक एसभारती घोटाला किया था। मजे की बात है, इस एसभारती में किसी को क्या दोगे, क्यों दोगे, कैसे दोगे, कोई इसका प्रावधान नहीं था। 450 लोगों को एसभारती सम्मान दिया गया, जिसमें किसी की उम्र 18 साल, कोई साहिब महोत्सव का एंकर था, कोई दूरदर्शन का कोऑर्डिनेटर था, कोई समाजवादी पार्टी का बुलेटिन लिखता था, कोई आईएएस का बेटा था। सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि घोटाले, मेरी बात पूजा जी इनको जरा बता दें लोगों ने कितनी कारस्तानियां की हैं। अरे ये लोग चिल्लाते रहेंगे। सुनिए, सबसे पहले तो इनके जो आंकड़े हैं, एक घंटा हैं वो झूठे हैं। आप इसमें इनको मालूम नहीं है 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला है, इनको जानकारी है नहीं, ये कहने बैठ जाते। पहले थोड़ा जानकारी जुटाइए। 1 रुपए भत्ता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1.5 रुपया कर्जा माफी हुआ था किसानों का, और मुख्यमंत्री ने उसका राघवेंद्र जी 8,000 करोड़ तो अभी गन्ना किसानों का बकाया है जो उन्हें नहीं मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये विज्ञापन सरकार है। ये टीवीसी का विज्ञापन जो पहले रात को 12 बजे के बाद शुरू हुआ करता था, अब इनके बड़े नेता से मझले नेता से छोटे नेता सबके सब विज्ञापन पे लगे हुए हैं। पहले मैं 89 किलो का था, 49 का रह गया। इस विज्ञापन के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है और कोई गिनाने वाला एक भी चीज नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ फ्रॉड किया है, ऊपर से लेके नीचे तक फ्रॉड सिखाया जा रहा है। उस फ्रॉड को टीवीसी के विज्ञापन की तरह कैसे उसको जस्टिफाई करना है सबूत के साथ, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस फ्रॉड को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं सरकार और मुख्यमंत्री जी को यह मालूम है, 3 घोटाले मुख्यमंत्री जी को यह पता है चुनाव हार रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को पता है चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की 18-20 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की 18-20 अविनाश जी आपके पास आती हूँ। अविनाश जी आपके पास आती हूँ। जी अविनाश जी कुछ 1 सेकेंड। सत्येंद्र जी, राघवेंद्र जी, आप दोनों शांत रहिए। जी अविनाश जी। पूजा जी, दोनों को सुनने के बाद जनता बड़ी कंफ्यूज हो गई होगी कि कौन किसको फ्रॉड बोल रहा है, क्योंकि सपा की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। इनके शीर्ष के नेता कुछ ऐसे बात बोले और उनके कृत ऐसे हैं जो जनता कभी भूल नहीं पाएगी। क्या ये जनता भुला सकती है कि राम भक्तों पे गोली चलाने वाले कौन थे? क्या ये फ्रॉड बात है? क्या ये जनता भुला सकती है कि किस दल के नेता ने ये बोला था लड़कों से गलती हो जाती है? क्या ये कोई महिला वहां की भुला सकती है? क्या वहां का कोई व्यापारी इस बात को भुला सकता है कि हर दिन हर चौराहे पे एक लूट मची हुई थी और धंधे उद्योग सब बंद हो रहे थे? क्या ये कोई नकार सकता है कि सपा की सरकार एक गुंडाई की सरकार थी? बसपा खुद कहती थी चढ़गुंडन की छाती पे मुहर लगाया हाथी पे। तो ये तो जग अविनाश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। इस छठे चरण की बात कर रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप को अगर हम दरकिनार करते हैं और यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करते हैं तो इसे आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, या बीएसपी की बात करते हैं, एक समय में इन 57 सीटों पर गढ़ रहा है समाजवादी बीएसपी का, और अब की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओबीसी जो है वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, जिसकी नजर जो है, जिस पर नजर रखी हुई है तमाम पार्टियों ने। अगर बीजेपी की बात करते हैं तो उन्होंने इसी जातीय समीकरण के आधार पर जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीएसपी की बात करते हैं तो उन्होंने दल बदलू नेताओं को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो जो गैर यादव है उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया पार्टियों से। इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजभर समाज और निषाद पार्टी जो है, ये दोनों पार्टियों का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा है और करीबन 7 से 9%, कहीं कहीं तो 15% वोट भी है। गोरखपुर में भी जो सपा जो दम भर रही है, ये इन्हीं कारणों से दम भर रही है। तो जाति समीकरण दोनों पार्टियों ने, बल्कि सब पार्टी साधने की कोशिश करते हैं। पर आज के डेट में ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि यूपी में जो भी फेज हो रहे हैं, वेस्टर्न यूपी का फेज अगर छोड़ दे तो वहां पे जहां पे मुसलमान और फार्मर का एक इंपैक्ट रहा है, बाकी हर फेज में मोदी और योगी का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है।
यूपी आगे बढ़ना चाहती है, यूपी अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स में देखती है, और जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं उस जिले से, उस क्षेत्र से, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा योगी जी के भी इलेक्शन लड़ने का। और ये जाति समीकरण जो है ये कुछ हद तक तो फलित होगी सपा के लिए, पर कहीं ना कहीं योगी जी के गोरखपुर से लड़ने की वजह से बीजेपी को ईस्टर्न यूपी में फायदा होगा, बल्कि बहुत फायदा होने वाला है जी। और पूरा का पूरा लाभार्थी। एक मिनट और ये जो आप जो ओबीसी की बात कर रही थी, तो मोदी जी ने बहुत सही बोला 2014 में कि मेरी सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है। तो अगर यूपी की सरकार, योगी जी की सरकार ने बहुत कुछ नहीं कर पाया होगा, मगर योगी जी की सरकार की वजह से जो लाभार्थी का जो वर्ग आया है, वो हर वर्ग से आता है, वो मुसलमान से भी आता है, वो ओबीसी समाज से भी आता है, वो राजभर से भी आता है। तो इसीलिए जात का इंपैक्ट तो होगा, पर बहुत ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यही वर्ग है जो लाभार्थी का वर्ग है। जी, बीएसपी को कैसे देखते हैं? दल बदलुओं को जो समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बाकी पार्टियों से निकल कर आया है, उनको टिकट दिया है, मामला इससे क्या त्रिकोणीय बनेगा? देखिए, ये प्रोफेशनल नेता है, ये इनका इलेक्शन लड़ना, ये नुक्कड़ इलेक्शन भी लड़ सकते अगर इनको वहां का टिकट दे दिया जाए तो इससे नुकसान जो भी होगा वो सपा को होगा, क्योंकि भाजपा का जो भी वोट है, पूजा जी मैं बहुत ध्यान से ये बात कह रहा हूं, भाजपा का यूपी में आज जो भी वोट है वो कमिटेड वोट है, और वो कमिटेड वोट करीबन 40 से 41% का है, बिल्कुल कमिटेड वोट है। ये कोई जात का वोट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ देश का वोट है, वो लोग का वोट है जो यूपी को देश का हिस्सा मानते नहीं है, देश के हिस्सा रहते हुए भी देश को सत्येंद्र जी कहना चाह रहे कमिटेड वोट बोला है, जिस तरीके से अविनाश जी ने इन 57 सीटों पर जहां पर वोटिंग हो रही है 10 जिलों में कमिटेड वोट बता दिया है बीजेपी का, कैसे आप इसको? करीबन 40 से 41%। जी सत्येंद्र जी, ऐसा है जी कि जो बीजेपी ने जो फ्रॉड किया है उसको छुपाने के लिए, अरे फ्रॉड बताइए, फ्रॉड तो मैंने आपको उदाहरण बताया है, कमाल की बात करते हैं। आपने फ्रॉड पे आपसे पूछा था, आपने राम भक्त पे गोली चलवाई थी या नहीं चलवाई थी? उस फ्रॉड बात है। बेरोजगारी भत्ता, किसान सम्मान सपा नेता ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय में क्या उनके नेता ने बोला था? लड़कियों से गलती हो जाती है, छुपाने का प्रयास करती है। और किस नौकरी की बात कर रहे हैं, किस व्यवसाय की बात कर रहे हैं? कोई मान्यता नहीं थे, करेंगे तो नहीं होने वाली है। देखिए, ये चंदा चोर है, बड़े स्तर पे राम को धोखा दिया इन्होंने, ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने भाई आप टोटी चोर है, फ्रॉड किया, आप टोटी चोर है। अब इस तरह का विषय लाएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा, तो आप टोटी चोर है, क्या बेकार की बच्चा है, आप दंगेश है, अरे कौन चाहिए, आप दंगेश है। आपकी सत्येंद्र जी एक सेकंड, मेरा सवाल सत्येंद्र जी से ही है कि यहाँ पर जेल से छोड़ते हैं, उनको जेल से रिहा करते हैं। सत्येंद्र जी, यहाँ पर आम जनता का ये मानना है, एक सेकंड सत्येंद्र जी से सवाल है, यहाँ पर आम जनता का, विशेषकर महिलाओं का मानना है कि जब से योगी सरकार आई है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी बेहतर हुई है, बहुत बेहतर है, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं आपको, क्योंकि अभी भी अगर बात करते हैं, एक सेकंड ना मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सरकार थी एक सेकंड, ये मुसलमानों को जेल से रिहा कर रहे थे, तो मेरी बात तो समझ में नहीं आएगी लोगों को। अगर 3 लोग आप भाजपा की अगर नीतियां गिनाएंगे तो मेरी बात तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। आप समाजवादी पार्टी के नेता जब भी किसी डिबेट में आते हैं वो एक लाइन जरूर बोलते हैं कि सब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यहाँ पर आप आंकड़ों पर बात करने को तैयार नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाई थी, किसने चलाई थी, इसका जवाब दे दो आप, नहीं तो। मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के साथ 5 साल से फ्रॉड कर रही है, अब वो बंद होने जा रहा है 10 तारीख के बाद। तो अगर आपने इतने अच्छे काम किए तो आपकी सरकार आती। देखिए, चंदा चोर और ऑक्सीजन चोर, दवाइयाँ चोर, आप जिस तरीके से सफाई कार्यक्रम के अंदर पैसा बर्बाद करते थे वो भी देश देखता था। सफाई कार्यक्रम में जिस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता था वो भी देखा था सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी आप सुनिए, आप भी खपक के आंसू टपकाते हैं। बताइए, एक तरफ किसानों को कुचलवाते हैं, दूसरी तरफ टीवी पे फपक फपक के आंसू टपकाते हैं।
ये कौन सी सरकार है, कौन से नेता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है ना, राम भक्तों पर गोली किसने चलाई? आप इस बात का जवाब दे दीजिए, आप ये बता दीजिए सफाई के अंदर उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा कैसे बर्बाद होता था, वो दिखाई देता था। जिस तरह से सड़क पर भूखे प्यासे मरना पड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े स्तर पे उत्तर प्रदेश में लोग समाजवादी पार्टी को मतदान कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। किसी के चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार मजदूरों के साथ जिस तरह से जो सरकारी बसें योगी आदित्यनाथ जी की रैली सत्येंद्र जी, राघवेंद्र जी से सुन लेते हैं उनका क्या कुछ कहना। राघवेंद्र जी प्लीज। राघवेंद्र जी, असल में ये लोग इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, बिना साक्ष्यों तर्कों के चले आते हैं। मैंने तो 3 प्रमाण दिए, उसका जवाब तो इनके पास है नहीं। अरे आप हैं कौन भाई? क्या होता आप लोग कोर्ट चाहिए, अरे गिरफ्तारी करवा दीजिए, सुनिए, एक भी मुकदमा दर्ज मंगल ग्रह आप लोग पिताजी श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश की जनता को आपका समय याद है जिस तरीके से आवश्यकता का वातावरण था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सामूहिक गुंडागर्दी करते थे, जिस तरीके से थाने के समाजवादी पार्टी के अपराधी चलाते थे, हर तीसरे दिन दंगा हुआ करता था। बड़े अपराधी अखिलेश यादव के साथ करते थे। हो सकता है थाने में सारी अतीक अहमद हेलीकॉप्टर घुमा के साथ कहाँ है? एक काम गिना देगा कोई पूरे यूपी में। आप ही लोगों ने 2000 काम गृह मंत्री घोषणा छुड़ाई है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, किसका नारा था? किसका नारा था बताए तो? आप लोगों ने उत्तर एक सेकंड अविनाश जी, मेरा सवाल आपसे। अविनाश जी, एक सेकंड सत्येंद्र जी, एक सेकंड रुकिए, चलेगा और आगे भी चलेगा। राघवेंद्र जी रुकिए, बुलडोजर 2000 जी अविनाश जी, मेरा सवाल ये है कि गोरखपुर से जो है योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनावी मैदान में है, आप इसे कैसे देखते हैं? पहली बार चुनावी मैदान में वो उतर रहे हैं और साथ ही साथ गोरखपुर की बात कही जा रही है, उनका गढ़ कहा जाता है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए पूजा जी, इसमें 2 चीजें हैं, बल्कि 3 चीजें हैं। एक तो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है, दूसरा जो जो हमारे सीएम साहब जो है योगी जी, उनका उभर के सामने आता है, और तीसरा ये बात जो मैं पहले कह चुका हूं कि पूरी की पूरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका एक संदेश जाता है। तो बीजेपी के अंदर जो इंटरनल जो अपनी बातचीत है, उससे ये बात उभर के आई कि पिछले बार तो ये नॉमिनेटेड सीएम थे, ये उसके बाद ये एमएलसी बने, मगर कहीं ना कहीं योगी जी भी अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि मैं जमीनी नेता हूं, जो कि ये है, ये बीजेपी के बगैर भी ये जीतते थे इलेक्शन। इससे जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी, अगर बात हम करते हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी की, अपना सीएम का चेहरा घोषित नहीं करते, उत्तराखंड में भी चुनाव हुआ है, हालांकि वहां पर बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की, तो उनको अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं तमाम बड़े आला नेताओं से, ताकि अगर सरकार दोबारा आती है तो उनको बड़े नेताओं का समर्थन मिले। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, इस पूरे चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया है, इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं आप? पूजा जी, बीजेपी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। बीजेपी के पास हमेशा जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी में एक मजबूत चेहरा हमेशा रहा है। आप इसको केवल सीएम के तौर पर मत देखिए, नहीं, लेकिन आप हरियाणा की बात कर लीजिए, मनोहर लाल खट्टर जब वहां पर सीएम बनाए गए थे तो कहीं दूर दूर तक उनका नाम नहीं था, तब तक शुरू में कहा गया था कि वो हेलीकॉप्टर सीएम है। वो दूसरा इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो मनोहर लाल खट्टर ही सीएम के फेस थे। बीजेपी ने ये गलती कभी नहीं की है कि अपने सीएम फेस को बदला है। आसाम छोड़ करके जहां हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत आगे निकल गए थे अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, वहीं पे सिर्फ बीजेपी ने अपने सीएम के कैंडिडेट को शायद डिक्लेयर नहीं किया या असमंजस में रखा। अदरवाइज सिटिंग सीएम को बराबर बीजेपी आगे बढ़ा के इलेक्शन लड़ती है, चाहे वो राजस्थान हो जहां वसुंधरा राजे ने अच्छा काम नहीं किया था, फिर भी वो उनको सीएम फेस बना के आगे लड़ रहे थे, या छत्तीसगढ़ हो जहां पे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, फिर भी वो सीएम फेस आगे करके लड़ रहे थे, और मध्य प्रदेश में जहां पे सरकार 10 साल 15 साल काम कर चुकी थी, तब भी वो सीएम फेस आगे करके लड़ रहे थे। तो बीजेपी कभी भी जो सिटिंग सीएम है उसको पीछे करके इलेक्शन नहीं लड़ती है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी
अपने क्षेत्र में बीजेपी के लिए एक एसेट है और बहुत बड़े एसेट है, क्योंकि वो सीनियर्स को मैनेज कर सकते हैं। जी, सत्येंद्र जी को हंसी आ रही है, पूछूं जरा क्या बात हो गई, कैसे, मतलब किस बात पर हंसी आई है आपको? मुझे इस बात पे हंसी आ रही है, जो योगी सरकार ने किया वो ये काम ये है कि दंगेश को उनके घर से बाहर निकाल दिया था, अखिलेश को उनके सरकारी बंगले से बाहर निकाल दिया था। चलिए सत्येंद्र जी अगर इनका हो जाए तो मैं बोलूं। जी, एक सेकंड अविनाश जी, जी बोलिए। इतने व्याकुल हैं, इतने परेशान है, इनका बस नहीं है, वरना उत्तर प्रदेश से ये समाजवादी पार्टी को ही खत्म कर दे। सपनों में आपकी कौन सी व्याकुलता है? और इनका बस, अगर इनका बस चलता तो पिछले इतने बार जो समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, अगर अविनाश जी का बस चलता तो एक बार भी बहुमत में सरकार नहीं बनाने देते। अरे भाई, आपके रोकने से नहीं रुकेगी सरकार बनने से अविनाश जी, आप इतने व्याकुल मत होइए। आप इतने सरकार की आप चापलूसी करिए, मुझे ऐतराज नहीं है। सरकार की आप चापलूसी करिए, मुझे ऐतराज नहीं है। भाजपा की आप चापलूसी करिए, हो सकता है कि आपको कुछ सहयोग मिल जाए, मदद मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी सत्येंद्र जी, एक परिवार की चापलूसी करने से बेहतर है देश के लिए काम करने वालों के साथ जुड़ा जाए, मुझे तो ये लगता है। देश के लिए जी ये चलिए, हो रहा है, देश के साथ जालसाजी हो रही है, राघवेंद्र जी देश के साथ फ्रॉड हो रहा है। जी राघवेंद्र जी, मुसलमान का वोट क्यों मारने जाते हैं? चाइना को मुसलमान का वोट क्यों मारने जाते हैं? बताना चाहूंगा, यूक्रेन का एक टेररिस्ट को छोड़ के मुसलमान का वोट क्यों मारने जाते हैं? यूक्रेन में एक छात्र करते हैं, मुजफ्फरपुर में क्यों करवाना चाहते हैं? टीवी पे चलाना चाहिए और बताना चाहिए। अरे सब चल रहा है भैया, आप टीवी नहीं देखते हैं सत्येंद्र जी आप टीवी नहीं देखते हैं, इसका मतलब सब टीवी पे चल रहा है। जी ये सरकार हाथ पे बेटी, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा है, सरकार कर क्या रही है? सब उठा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार परिवार के कांटेक्ट में है। अपने मुंह मियां बिट्टू बनती है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बराबर जो है कांटेक्ट में है बच्चे के परिवार से, उनके पिता से बात की गई है। एक सेकंड, आप आधी अधूरी जानकारी लेकर मत आइए, आप आधी अधूरी जानकारी लेकर मत बैठिए। राघवेंद्र जी, एक सेकंड सत्येंद्र जी, आपको जी जी, कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे यूपी में, कोरोना की राघवेंद्र जी, अरे अविनाश जी एक सेकंड रुकिए, राघवेंद्र जी को बात करने दीजिए, वरना ये एलिगेशन लगाएंगे कि सब बीजेपी के हैं। जी राघवेंद्र जी, अरे चापलूसी सरकार की मत करिए, क्यों नहीं लगवाया था समय रहते? कोरोना का इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया था समय रहते? हमारे चापलूसी शास्त्र है। कैसी बातें करते हैं? सत्येंद्र जी एक सेकंड, अविनाश जी एक मिनट रुकिए। बात करेंगे अगर आप, तो ये चापलूसी की बात नहीं होनी चाहिए। अरे आप परिवार की चापलूसी करते हैं, आप बताइए, आप फिर बात करते हैं चापलूसी मत बोलिए ना, फिर कौन किसकी चापलूसी करता है, सबकी बत्तियां उधड़ी जाती है। इनकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। ये सत्येंद्र जी रुकिए एक सेकंड, सत्येंद्र जी शांत रहिए एक सेकंड, सत्येंद्र जी एक सेकंड शांत रहिए, सत्येंद्र जी का फेडर डाउन कर दीजिए, मैं राघवेंद्र जी को सुनना चाहती हूँ। जी राघवेंद्र जी, ये लोग जानबूझ के ऐसा वातावरण बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ना है और हम टीवी का समय खराब करते रहे। हम तो देखे तर्कों के आधार पर बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के छठे चरण की बात कर रहे हैं, जहां पर तमाम जगहों के बड़े नेता लड़ रहे हैं चुनाव, वहां की बात कर रहे हैं। आप कहां की बात कहां ले आते हैं? आप आधी अधूरी सत्येंद्र जी जानकारी लेकर बैठे हैं, समय खराब होता है, जो मुद्दे की बात है उस पर आते हैं। गलत बोल रही हैं जी, आप गलत बोल रही हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं, लोग टीवी देखते हैं, हम लोग जी, हम खबर चला रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं, आप नहीं देखते हैं, आप देखते नहीं है, उसके बाद बात करते हैं। आप बिल्कुल अपडेटेड नहीं है। रखा करिए। अरे आप चापलूसी करिए, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप भी तो चापलूसी कर रहे हैं, आप चापलूसी तो कर रहे हैं परिवार की। आप बताइए आपके अखिलेश यादव ने क्या किया? कल भी मेरा सवाल आपके प्रवक्ता से यही था, जो बैठ के सरकार को बात बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कहा गया है? आप बताइए सत्येंद्र जी, आपके अखिलेश यादव ने क्या पहल किया यूक्रेन पर? बता देते हैं, बात करते हैं आप बिल्कुल ही के नाम पे सरकार की चापलूसी नहीं होनी चाहिए। ये गलत नहीं है।
ये तो तालिबान को समर्थन दे रहे थे अफगानिस्तान में, ये तालिबान को समर्थन दे रहे थे अफगानिस्तान में। आपको मैं अविनाश जी, यहाँ पर मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। कल भी मेरी डिबेट में यही आया था, यूक्रेन का मुद्दा, और यूक्रेन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या उन्होंने किया है, क्या सरकार से बात की है, क्या सरकार से जानकारी ली है कि वहां पर भारतीयों को कैसे इवैक्यूएट किया जा रहा है, गंगा ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है, क्या सरकार को कोई ज्ञापन सौंपा है, क्या सरकार के सामने अपनी बात रखी है। ये कल भी मेरे सवाल था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, कल भी कोई जवाब नहीं था। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, माननीय ट्वीट करने से क्या होता है, ट्वीट करने से क्या होता है, ट्वीट करने से क्या होता है, ट्वीट करने से देश चलता है क्या, ट्वीट करने से देश चलता है क्या, आप बताइए, ट्वीट करने से देश चलता है क्या? आप कैसे बात कर रही हैं? आप ट्वीट करने से देश चलता है क्या? ट्वीट करने से क्या होता है? आप तो एकदम सड़कछाप, ऐसा लगता है कोई सड़कछाप व्यक्ति नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हैं, ट्वीट कर दिया, ट्वीट क्या होता है ये? बात कर रही हैं आपको एक महिला से बात करने की तमीज नहीं है, आपको अपने देश से कोई लेना देना नहीं है, बात कर रहे हैं आप सबको आउट कीजिए। वाइंड अप कर रही हूँ मैं, प्रोग्राम को वाइंड अप कर रही हूँ। जब ऐसे गेस्ट जिनको बात करने की तमीज नहीं, उनसे क्या बात की जाएगी? और फिलहाल सत्ता के संग्राम में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी जो लगातार ये एलिगेशन लगा रही है कि यूक्रेन के लिए सरकार क्या कर रही है, और उस पर जब मैंने जवाब पूछा कि खुद अखिलेश यादव ने क्या किया है, समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, क्या स्टेप उठाया है, तो उनका कहना है कि ट्वीट कर दिया। अब देखिए पूरी जनता, आप सुनिए, वोट देने से पहले छठे चरण में कि एक ट्वीट के सहारे देश की राजनीति चलाएंगे, ये एक ट्वीट के सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति चलाएंगे। फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।